चाणक्य के बड़े फूफा कह गए, रसोई में अन्नपूर्णा का वास हो या ना हो, लेकिन जिस घर में एक से ज्यादा बहुएं होती है ना, वहाँ कलेश का वास जरूर होता है। और जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और कलह होगा, वहाँ किसी देवी का वास तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई? तो चलिए आपको आज की कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। जानकी देवी की 2 संतान थी, बड़ा बेटा विनेश और छोटा बेटा विशेष। जानकी देवी भी जीवन भर इस खुशफहमी में जीती रही कि समय आने पर उनके घर 2 बहुएं आएंगी। वो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपकर सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगी। लेकिन बेचारी जानकी देवी को ये कहाँ पता था कि जिस घर में 2 बहुएं होती है ना, वहाँ जिंदगी सुकून से तो बीत ही नहीं सकती। दोनों बेटों की शादी के कुछ समय बाद सम्मान और लिहाज गया भाड़ में। अब अगर मैं ऐसे ही चुप रहकर सब बर्दाश्त करती रहूंगी ना, तो इस घर में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से देख रही हूँ कि खाना बनाने के समय आपको न जाने क्यों सांप सूंघ जाता है कि रसोई के आसपास ही दिखाई देना बंद हो जाती है। मुझसे जुबान संभाल के बात करना। मैं इन फिजूल आरोपों को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये घर बस तुम्हारे ही कंधों पर चल रहा है। ठीक है, अगर तुम खाना बना रही हो तो घर के बाकी काम करने के लिए क्या यहाँ पर सासू माँ ने नौकरानी लगा रखी है? और बस 4 दिन में थक गई तुम खाना बनाकर? मुझे देखो, इतने सालों से मैंने अकेले पूरा घर संभाला है। तुम्हारी तरह जरा जरा से काम के लिए रोती ना तो चल चुका था घर। देखो भाभी, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाकर मुझे बरकराने की कोशिश मत करना। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसे आप अपनी बेकार की दलीलों से कन्विंस कर लो। इसलिए शराफत से रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाया करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आज से लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाते समय आप मुझे रसोई में दिखाई नहीं दी ना भाभी, तो मैं भी हाथ पैर हिलाने वालों में से नहीं हूँ। अब से खाना तभी बनेगा जब आप भी रसोई में आकर खाना बनवाएंगी। देवरानी की खुली धमकी सुनकर जेठानी स्नेहा चुपचाप खाना बनाने के समय रसोई में आकर उसका हाथ बटाने लगती है। 3 दिन बाद। मानना पड़ेगा, 1 नंबर की बेशर्म हो तुम। अरे मैं रसोई में आकर तुम्हारे साथ खाना क्या बनाने लगी? तुमने तो पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। दाल चावल बनाने के अलावा तुम और करती क्या हो, मुझे बताओगी जरा? मैंने दाल चावल बनाया तो रोटी सब्जी आप बना लो। और ऐसे एक एक काम गिनकर कौन करता है भाभी? हाँ दे आप भी ना। हाँ तो मैंने कब रुका है तुझे? तू अकेले ही सारा काम कर लिया करना, और फिर पूरे घर में कहती फिरा कर सब कुछ तूने किया है। मैं करूंगी तो मैं भी जताऊंगी ना। अरे बहू, ये क्या तू मैं लगा रखी है तुम दोनों ने। पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, रोज काम को लेकर तुम दोनों की बहस होती रहती है। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है घर में जिसे करने में तुम दोनों थकी जा रही हो? भूलो मत, 30 साल अपने हाथों से बनाकर सबको खिलाया है मैंने। तुम्हारे जमाने में तो वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है। अरे हमने तो भाई हाथ से कपड़े धोए, सिलबट्टे पर मसाला पीसा। इतना ही नहीं, प्रेशर कुकर भी नहीं थे तो पतीलियों में खाना बनाया। जिस खाने को तुम आज 1 घंटे में बना लेती हो, उसे बनाने में 3-3 घंटे लगा करते थे। लेकिन तुम्हारी तरह कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ी हमने कभी। मिलजुल कर रहे हैं देवरानी जेठानियों के साथ। कभी हमारी चूं की भी आवाज नहीं सुनी होगी किसी ने। ठीक कह रही है माँ जी आप। जब तक ईशानी यहाँ नहीं आई थी तो क्या कभी आपने मेरी आवाज सुनी थी? मैं इतने सालों से सबको बनाकर नहीं खिला रही थी। लेकिन जिस दिन से ये आई है, हर छोटी छोटी बात पर मुंह नोचने को तैयार रहती है। बड़ी बहू तू तो चुप ही रह, मैं सब सुनती रहती हूँ। तू भी कोई कम नहीं है। अरे इतने साल अकेले सब कुछ संभाल रही थी, अब तेरी देवरानी आ गई है मदद करने के लिए, तो तू चाह रही है कि सारा का सारा काम देवरानी ही करे? अरे वो छोटी है, अभी उसे 4 दिन हुए हैं काम संभालते। अरे जो काम तू कर सकती है वो तो कर ले बेटा। थोड़ा समझदारी से काम ले, ऐसे बात बात पर लड़ाई करने से थोड़ी ना घर चलते हैं। ठीक है माँ जी, जब आपने मुझे बुरा बना ही दिया है तो अब मैं बुरी ही सही, लेकिन अब मैं ईशानी के साथ एक रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाने वाली। तो क्या तेरे कहने से तेरी रसोई अलग कर दूं? मैं बता रही हूँ, मैं रसोई अलग करने वालों में से नहीं हूँ। तुझे ही घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी अगर आज के बाद इस घर में फूट डालने वाली बात की तो। अरे माँ जी, मैं घर में फूट नहीं पड़वा रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए। मैं ईशानी के साथ खाना नहीं बनाने वाली, इसके लिए कितना भी कर लो हमेशा कम ही होता है। चलो ठीक है, ये तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों के काम का बंटवारा करके इस कलेश की जड़ को खत्म कर दूं।
ऐसा है तो आज के बाद दोपहर का लंच छोटी बहू बनाएगी और रात का खाना बड़ी बहू स्नेहा बनाएगी, ठीक है? अब तो झगड़े की कोई वजह नहीं बची है ना? आपके कहने का मतलब है दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी तो दीदी अपने कमरे में आराम करेंगी? हाँ बहू, ये तूने बड़े पते की बात करी। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से पहले दुखी है तू। अरे नहीं, वो अपने कमरे में आराम नहीं करेगी। तू खाना बनाएगी तो जितने भी बर्तन निकलेंगे वो ये धोएगी। ऐसे ही जब शाम को ये खाना बनाएगी तो जो बर्तन निकलेंगे उससे तू धोएगी। बोल, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे भी मम्मी कहती है घर में ज्यादा कलेश करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, सारी ज्ञान की गंगा तो तुम्हारे घर से ही बहती है ना, तभी तो तूने यहाँ आने के बाद कलेश करना शुरू कर दिया। सास के बताए अनुसार अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। कुछ दिन काम करने के बाद, ये तो माँ जी ने बहुत ही गलत फैसला कर दिया। अरे मैं दोपहर के काम में 3-3 घंटे पीसती रहूं और भाभी पूरा दिन आराम करने के बाद आए और 40 मिनट में अपना काम निपटा कर खाली हो जाए। तपती दोपहर में रसोई में पसीना बहाकर खाना मैं बनाऊं और दोपहर के समय सबको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, अचार, रायता, पापड़ सब कुछ ही होता है। और रात के खाने में बनता ही है एक सब्जी और रोटी। ठीक है, अगर मैं 3 घंटे किचन में खड़े होकर खाना बनाऊंगी तो भाभी को भी कोई सस्ते में तो छोड़ूंगी नहीं। कल से इतने बर्तन का पहाड़ लगाऊंगी ना कि धोते धोते भाभी की कमर टेढ़ी हो जाएगी। तभी उन्हें समझ में आएगा कि दोपहर में रसोई में खड़े होने पर कैसा महसूस होता है। अगले ही दिन से देवरानी ईशानी दोपहर में खाना बनाते समय एक एक करके बर्तनों का ऊंचा सा पहाड़ इकट्ठा करती जाती है, जिसे धोने में जेठानी स्नेहा के पसीने छूट जाते हैं। अब क्योंकि दोपहर में देवरानी ने उससे ढेर सारे बर्तन धुलवाए तो शाम को स्नेहा ने भी बदला लेने की ठान ली। उसने भी वही काम किया, पर अपनी भड़ास निकालने के बाद भी स्नेहा के मन को संतोष नहीं हो रहा था। स्नेहा, ईशानी, तुम्हारे पतियों के दुकान पर जाने का समय हो रहा है और तुम दोनों अभी तक मुझे रसोई में क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? अरे भाई, कुछ चाय नाश्ता बनेगा आज या नहीं? माँ जी, मैं तो पहले ही दोपहर में 3-3 घंटे रसोई में खपती रहती हूँ। कम से कम सुबह का नाश्ता तो भाभी से बनवा ही सकते हैं ना, उनके पास काम ही कितना है। अरे ये क्या बात हुई? जब बराबर बराबर काम का बंटवारा हो गया है तो नाश्ते की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों होगी? एक समय का खाना तुम बना रही हो, एक समय का मैं, तो नाश्ता अकेले मैं क्यों बनाऊं? नाश्ता बनाएगी मेरी जूती। ए भगवान, पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में मैं तुम दोनों को ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी। हर बात पर बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। जानवी, कहाँ हो तुम और कहाँ है तुम्हारी दोनों बहुएं? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक किसी ने एक कप चाय नहीं पूछी इस घर में। अब कुछ चाय नाश्ता मिलने वाला है या फिर मैं जाऊं? मेरा दुकान खोलने का समय हो रहा है। अरे आपको क्या बताऊं जी, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ दोनों बहुओं से। 2-2 बहुओं के होते हुए भी घर में समय से किसी को चाय नाश्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि इन दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते। अरे ये कल की आई बहुएं तुमसे संभल नहीं रही। इन दोनों के बीच तुम काम का बंटवारा नहीं कर पा रही हो ताकि इनका झगड़ा खत्म हो और घर में सबको समय से खाना मिलने लगे। अरे भाई, मैं तंग आ गई हूँ आपकी बहुओं से। हाँ, नहीं संभलती मुझसे आपकी बहुएं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन बहुओं को संभालना बहुत आसान काम है तो ठीक है, आप इनके काम का बंटवारा करके दिखा दीजिए। मैं भी तो देखूं कौन सी छड़ी घुमाएंगे आप। अरे इसमें कौन सी बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, आज शाम को दुकान से वापस आने के बाद मैं दोनों बहुओं में काम का बंटवारा कर दूंगा। शाम के समय, अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों को बड़ा समझदार समझता था, लेकिन ये क्या, बच्चों की तरह रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देती हो तुम। अच्छा छोटे बहू, तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? बाबूजी आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? मैं दोपहर में लंच बनाती हूँ और भाभी रोजाना डिनर। अब ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना कि लंच में हमारे यहाँ दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, रायता सब कुछ बनता है, और डिनर में सिर्फ एक सब्जी और रोटी, जिसमें कि आधे लोग तो रात के समय हल्का खाना ही खाते हैं। तो इस हिसाब से तो मैं ही किचन में पीस रही हूँ ना, और भाभी तो मजे की जिंदगी जी रही है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि सुबह का नाश्ता भी भाभी ही बनाएंगी तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो बड़ी बहू, बात तो छोटी बहू की ठीक ही है। अरे ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए ना कि जब वो दोपहर में अकेले सबका लंच बनाती है तो सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो। अरे भाई, थोड़ा बहुत ज्यादा कम काम कर लोगी तो घिस थोड़े ना जाओगी। वो भी कोई दुश्मन देश से नहीं आई है
तुम्हारी देवरानी है, थोड़ा मिलजुल कर प्यार से रहा करो। बाबूजी के आगे ज्यादा बोल पाने की बड़ी बहू की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मन मारकर वो बाबूजी का फैसला मान लेती है। तो फिर ठीक है, अब ये तय रहा कि बड़ी बहू रात का खाना और सुबह का नाश्ता बनाएगी और छोटी बहू दोपहर का लंच। अब इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और हाँ, समय से खाना बना दिया करो तुम दोनों। तुम्हें पता है तुम्हारे झगड़ों की वजह से घर में सबको कितनी समस्या हो रही है। जी बाबूजी। जी बाबूजी। ससुर जी बड़े खुश थे। उन्हें लग रहा था उन्होंने बहुओं के बीच झगड़े का निपटारा कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कोई युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि अभी तो और भी जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। 2-3 दिन के बाद। माँ जी, मैं अकेले नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता रही हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। अरे वो दोपहर का लंच बनाकर ठाट से पूरा दिन बिस्तर तोड़ती है, और मैं सुबह का नाश्ता भी बनाऊं, रात का डिनर भी बनाऊं। और मैंने तो किसी को मना करके नहीं रखा कि भाई हल्का खाओ, सिर्फ 2 रोटी ही खाओ। अगर कोई 4 खाएगा तो मैं बनाने से मना थोड़ी ना कर दूंगी। अब इस तरह से रोटियां गिन गिन कर घर में काम का बंटवारा होगा क्या? देखो बेटा, अब तुम्हारे काम का बंटवारा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ससुर जी की है, इसलिए अपनी ये समस्या का गाना तो तुम अपने ससुर जी को ही सुना। मेरी समझ से तो तुम दोनों बिल्कुल बाहर हो चुकी हो। अच्छा बहू, तुम दोनों मेरे पास आओ। ससुर जगन्नाथ एक कागज और पेन लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं और दोनों बहुओं को अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा बड़ी बहू, तुम बताओ, तुम दिन में औसतन कितने घंटे रसोई में काम करती हो? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता मिलाकर मैं कम से कम 5 घंटे रसोई में रहती हूँ। आप बताइए, कम होता है क्या 5 घंटे का काम? और हाँ, मेरे 5 घंटे छोटी के 10 घंटे के बराबर है, क्योंकि वो तो चींटी की चाल से काम निपटाती है ना। छोटी बहू, तुम कितने घंटे रसोई में काम करती हो? जी, कम से कम 3 घंटे तो मुझे लंच तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद सुबह और शाम का खाना बनाने के बाद भी भाभी जो बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा करती है ना, उन्हें धोने में मेरा 2 घंटा चला जाता है। कुल मिलाकर मैं भी 5-5.5 घंटे रसोई में काम करती हूँ भाऊजी। अरे बेटा, तो इसमें तो झगड़े की वजह ही नहीं बची। 5 घंटे तुम काम करती हो, 5 घंटे छोटी काम करती है। फिर इस काम को खुशी खुशी क्यों नहीं कर लेती? देखो बेटा, घर में काम तो उतना ही है, समझदारी तो इसी में है ना कि तुम दोनों खुशी खुशी मिलकर काम कर लो। ये रोज रोज का झगड़ा कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। काम तो मेरे ऊपर ही ज्यादा हुआ ना। मैं दिन में 2 वक्त का खाना बना रही हूँ और छोटी सिर्फ 1 वक्त का। ये तुम दोनों को तो समझाना मेरे बस के बाहर है। तुम्हारे झगड़े का निपटारा मुझसे नहीं होगा। अरे छोटे, तू देख रहा है ना, सिर्फ रोटी सब्जी बर्तन के काम के निपटारे के लिए पूरा घर अपना जोर लगा रहा है, लेकिन किसी से ये समस्या सुलझ नहीं रही। अब तू देख मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है तुम दोनों की, और सोल्यूशन उससे भी ज्यादा सिंपल है। आप लोग एक काम करो, दिन के हिसाब से काम बांट लो। सोमवार को तुम खाना बनाओगी और मंगलवार को ईशानी। इसी तरह काम का बंटवारा कर लो। भूले मत भैया कि सप्ताह में 6 नहीं 7 दिन होते हैं। अरे तो ऐसा करो ना, संडे को आप दोनों ही खाना मत बनाओ। संडे को आप दोनों की छुट्टी, संडे को हम बाहर से मंगवा कर खा लिया करेंगे। दोनों भाइयों की बात सुनकर स्नेहा और ईशानी खुशी खुशी उनकी बात मानने को तैयार हो जाती हैं। अगले 1 सप्ताह तक घर में बिल्कुल शांति रहती है और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी अपना काम करती रहती है। संडे के दिन आज तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा दिन आराम से टीवी पर अपनी पसंद का शो देखेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, आज ना बिग बॉस के सारे एपिसोड मैं देख डालूंगी। दोनों देवरानी जेठानी अभी खुश हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ा टाइम लगाते हो तुम लोग दरवाजा खोलने में। इतवार के दिन तो पूरा परिवार घर पर ही होगा ना, तो दरवाजा खोलने में इतना जोर क्यों पड़ रहा है सबको? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, जोर क्यों पड़ेगा? आइए आइए। स्नेहा बुआ जी को लाकर बैठक में बिठाती है। जाइए, आपकी बड़ी बुआ आई हैं, जाकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। अरे पागल हो गई हो क्या? बुआ जी को मैं क्यों चाय नाश्ता देने लगा? तुम जाओ, जाकर चाय नाश्ता बनाओ। क्या कहेंगी बुआ जी कि 2-2 बहुओं के घर में होते हुए मेहमानों को चाय नाश्ता मैं दे रहा हूँ? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, चाय नाश्ता तो तुम ही दोगे। क्या कहा था तुमने कि संडे के दिन हमारी छुट्टी है, तो भाई छुट्टी वाले दिन तुम्हारे घर में मेहमान आए या बारात आए, हमारा उन सब से कोई मतलब नहीं है। हैरान परेशान होकर विनेश छोटे भाई विशेष के पास जाता है। अरे भैया, ये ईशानी तो कह रही है कि
ये बुआ जी के लिए चाय नाश्ता नहीं लगाएगी। अरे तो तुम्हारी भाभी कौन सा कम है? मैं भी तो तुझे यही बताने आया था कि अब क्या करें। करना क्या है भैया, चलिए हम ही चाय बना देते हैं और चाय के साथ बिस्किट नमकीन भी दे देंगे। दोनों भाई मिलकर बुआ जी के लिए चाय बनाते हैं और माँ के हाथों चाय बैठक में भिजवा देते हैं। अरे बिल्कुल तमीज ही भूल गई है तुम्हारी बहुएं। मैं रोज आती हूँ क्या? 6 महीने में तुम्हारे घर आई हूँ। ये नहीं कि चाय के साथ कुछ पकोड़े तलकर खिलाती, ये नमकीन बिस्किट भिजवा दिया कटोरी में रखकर। अच्छा ऐसा कर, अब तो पकोड़े वकड़े रहने दे, खाने की तैयारी करने को बोल दे बहू को। मुझे तो भूख लग रही है, थोड़ी देर में सीधा खाना ही खा लेंगे। अंदर रसोई में इन दोनों से तो कहना ही बेकार है। ऐसा करते हैं, हम ही आटा लगाकर रोटियां बना लेते हैं और सब्जी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों भाई बारी बारी से आटा गूंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आटा गूंदना भी एक कला है, ये उन्हें आज ही पता चला था, क्योंकि उनके आटे का तो दलदल बन चुका था। माँ आज रोटी आप बना दो ना, हम तो आटा ही नहीं गूंद पा रहे हैं। रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा, मैंने तो रसोई का काम 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब मुझसे कहाँ ये काम हो पाता है। वैसे ही ना मेरे जोड़ों में इतना दर्द रहता है। तुमने भी कहाँ ये संडे की छुट्टी वाली मुसीबत मोल ली। चुपचाप जैसा चल रहा था वैसे चलने देते ना। ठीक कह रही हो माँ, अब हो गई गलती, लेकिन आज के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ये कहावत शायद हमारे घर के लिए ही बनी थी कि जो बोले सो कुंडी भी खोले। उस दिन तो बुआ जी को किसी तरह कच्चा पक्का बनाकर तीनों माँ बेटा काम चला लेते हैं, लेकिन आगे से कान पकड़ लेते हैं कि 7 दिन के खाने के मामले में उन्हें बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये है कहानी घर घर की। जहाँ पार्वती अपने छोटे बेटे और पति के साथ रहती थी। पार्वती दिमाग की बहुत गर्म और शातिर औरत थी। 60 की उम्र में भी वो ऐसे गरजती थी कि कोई भी काम जाए। संडे की सुबह पार्वती की सहेली सुशीला उससे मिलने उसके घर आती है। अरे सुशीला, आ बैठ बैठ, बड़े दिनों बाद आई तू। बोल तो ऐसे रही है तू जैसे मेरे आने से तुझे बड़ा चैन मिल गया। मैं नहीं जानती क्या, मेरे जाते ही तुम मीरा से घर की सफाई करवाने लगेगी। अरे तू भी ना क्या ये बातें लेकर बैठ गई। अच्छा तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो बता। तू तो जानती है वेदांत की उम्र 28 की होने चली है। अब शादी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। तेरा नेचर जानने के बाद मैं किसी लड़की के घर वालों को तेरा कांटेक्ट नंबर देने का रिस्क नहीं ले सकती। तुझे किसी का तेरे घर में जाना पसंद नहीं, हर चीज़ में तू नुक्स निकालती रहती है। तेरे इसी नेचर के कारण तो नेहा बहू तुझसे अलग हो गई। अरे नेहा कोई अलग नहीं हुई है मुझसे, इतनी भी मजाल नहीं है उसकी कि अलग हो जाए। रोहित भी जानता है इतनी प्रॉपर्टी उसे अर्जित करने में 7 पुश्तें निकल जाएगी जितनी मेरे अंडर है। वो तो रोहित को बाहर नौकरी लग गई थी और उसे खाने की दिक्कत हो रही थी तो नेहा को उसके पास जाना पड़ा। मैं तो यही बोलूँगी, तुझे अगर वेदांत की शादी करनी है ना तो ज़रा अपना स्वभाव बदल दे, क्योंकि आजकल तो लड़कियां ज़रा सी बात पर डाइवोर्स देकर निकल लेती हैं। वो तो इसलिए होता है क्योंकि उनकी सास उन पर कड़ी निगरानी नहीं रखती। मेरे जैसी सास की आंखों के नीचे से बहू डाइवोर्स क्या, घर के बाहर तक नहीं निकल सकती। पार्वती से बात करने के बाद सुशीला अपने घर चली जाती है। अरे मीरा कहाँ मर गई, घर को धोकर पोंछ कर साफ कर दे। मैं नहीं जानती क्या सुशीला 10 जगह जाती है, ये पता नहीं कहाँ बैठ कर आई होगी। मैं अभी आती हूँ पंडित जी के पास से। आने वाली दिवाली के पहले पहले वेदांत की बीवी लेकर नहीं आए तो मेरा नाम भी पार्वती नहीं। और पूरे जोर शोर से पार्वती वेदांत के लिए लड़की ढूंढने लगती है। आए दिन पार्वती के घर में कोई ना कोई गेस्ट आया ही रहता। और बताओ बेटा, शादी के बाद पढ़ना चाहती हो? जी आंटी जी, मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, पर अगर आप लोग अलाउ करें तभी। ये सुनते ही दोनों हाथ जोड़कर पार्वती कहती है, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, ये रिश्ता तो नहीं हो पाएगा। क्यों बहन जी, क्या कमी है मेरी बेटी में? अभी आपकी बेटी कह रही है कि उसे पढ़ने की इच्छा है। अरे भाई, इतनी इच्छुक है पढ़ने की तो अभी तक पढ़ लिख कर ये बैरिस्टर क्यों नहीं बन गई? मैं नहीं जानती क्या ये बहुओं के चोचले शादी के बाद ही इनको पढ़ाई सूझती है। क्लासेस जाने के बहाने 8-8 घंटे घर से बाहर रहना, ये सब मेरे घर पर तो नहीं चलेगा। और 20 रिश्ते देखने के बाद 21वां रिश्ता भी पार्वती को समझ नहीं आता और वो रिश्ते के लिए ना कर देती है।
ऐसे कैसे वेदांत का रिश्ता पक्का होगा पार्वती जी? आप तो हर छोटी बड़ी बात पर लड़कियों को छांट दे रही हैं। ये गीता तो मुझे ठीक लग रही थी, इसे क्यों मना कर दिया आपने? अरे इतने दिन रुके हैं तो कुछ दिन और सही, पर लड़की आएगी तो गाय ही, जो मेरी मर्जी के मुताबिक चले। और इसी तरह लड़की देखने का सिलसिला चलता जाता है। एक रोज नीलिमा के परिवार वाले नीलिमा का रिश्ता लेकर पार्वती के घर पहुंचते हैं। अरे भाई साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं पार्वती जी, आपके रहते हमें तकलीफ कैसे हो सकती है? पूरे बाजार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका घर ना जानता हो। सिर्फ बोलने की देरी थी। एक मिठाई वाला तो हमें दरवाजे तक छोड़ कर गया। वो तो है ही, हमारे घर पर जो लड़की आ गई उसके तो प्यारे न्यारे हैं। तस्वीर तो देखी थी मैंने नीलिमा की, लड़की तो बड़ी प्यारी लगी थी मुझे। नाम भी पुराने ज़माने का है, यानी संस्कारी भी है। अब आप बताइए, शादी में कितना लगा सकते हैं आप? क्योंकि ये हमारे घर की आखिरी शादी होगी, इसके बाद तो सीधा इनके बच्चों की शादी होगी, तो ये शादी तो धूमधाम से करेंगे हम तो क्या ही लगा पाएंगे, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ कन्या कलश है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे, जिसका मायका पक्ष कमज़ोर हो, कि चाह कर भी मेरे सर पर नाच ना सके। कोई बात नहीं संतोष जी, आप तो हमारे समाज वाले हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे यह रिश्ता मंजूर है। और 7 दिन के अंदर ही 7 फेरे लेकर नीलिमा अपने ससुराल आ जाती है। सुबह सुबह रसोई में काम करती हुई नीलिमा अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ शीना, बहुत ही अच्छा घर मिला है मुझे। तेरा कहना बिल्कुल सही निकला। इतने पैसे वाले लोग हैं कि क्या ही बताओ। हॉल में बैठी हुई पार्वती की एक आंख सामने चल रही टीवी पर थी, तो दूसरी रसोई में काम कर रही अपनी बहू पर। ज़रा टीवी की आवाज़ धीमी करके सुनो तो, ये बहू सवेरे सवेरे किससे क्या बात कर रही है। और रसोई के बाहर कान लगाकर पार्वती अपनी बहू और उसकी सहेली की बातचीत सुनने लगती है। अच्छा शीना, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है मम्मी जी इधर आ रही हैं। ऐसे क्या बात हो रही थी दोनों सहेलियों में कि मेरे आते ही फ़ोन रख दिया? हाँ, ऐसी सहेलियों से शादी के होते ही दूरियां बना लेनी चाहिए बहू। यही तो वो लोग होते हैं जो अपने बनकर तुमसे तुम्हारे ससुराल की बातें पूछेंगे और बाद में उसे ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। शीना मेरी बचपन की सहेली है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। शीना हो या पसीना, ज़रा कम बात किया करो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सुबह के 5 बजे उठते ही पार्वती सीधा जाकर घर के हॉल में बैठ जाती और घर में हो रही हर चीज़ पर अपनी नज़र रखती। अरे बहू, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई? इतना वक्त लगता है क्या नहाने में? यहाँ कब से वेदांत खाने के टेबल पर बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा है। अरे भाई, अभी तो गई है वो नहाने, थोड़ी देर रुक जाओ, नहाकर आ जाएगी। बाथरूम से कहीं उड़ तो जाएगी नहीं। जितनी ढील देनी है ना मैं दे रही हूँ, इससे ज़्यादा पतंग को छूट दी तो उसे हवा में लहराने में वक्त नहीं लगेगा। सास की आवाज़ सुनते ही सर पर शैम्पू लगे ही नीलिमा बाथरूम से बाहर आ जाती है। मैं आपको पहले चाय दे देती हूँ, उसके बाद शैम्पू कर लूँगी। नीलिमा फ़ौरन किचन में जाकर अपने पति को चाय देती है, उसके बाद नहाकर बाहर आती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक दोपहर, आज तो बदन बहुत टूट रहा है, जाकर एक झपकी ले लेती हूँ। पर ये मम्मी जी भी ना हॉल में ही बैठी रहती है, जैसे ही रूम में जाऊँगी मुझे टोक देंगी। फ़ोन पर बात करने का बहाना करते हुए रूम में चली जाती हूँ और अपना फ़ोन कान में लगाए नीलिमा बात करने का नाटक करती हुए अपने रूम में जाने लगती है। किससे बात कर रही है बहू? समधन जी है क्या? ला ज़रा मैं अभी बात कर लूँ। अब नहीं मम्मी जी, कोई रॉन्ग नंबर था। अपनी सास के डर से नीलिमा को वापस से किचन में ही जाना पड़ता है। मम्मी जी तो हॉल से हटने वाली है नहीं। अब से एक पिलो लाकर रख लूँगी रसोई में, जैसे ही उनकी आंख लगेगी मैं भी यहाँ सो जाऊँगी। 3 महीने तक तो सब कुछ नीलिमा बर्दाश्त कर लेती है, पर धीरे धीरे उसकी भी सब्र का बांध टूटने लगा था। छत पर कपड़े सुखाने के बहाने नीलिमा ऊपर जाती और अपनी माँ को फ़ोन लगाती। पिछले जन्म में ना ज़रूर मेरी सास छिपकली रही होगी मम्मी। दिन भर कभी इस दीवार पर कभी उस दीवार पर चिपकी रहती है। अपने 2 बित्ते के घर को 100 गज का समझकर बीच में विराजमान हो जाती है, जैसे कि हॉल में सभा बैठा लेगी। भगवान जाने इस उम्र में इनके शरीर में इतनी ताकत कैसे है।
डंडे की तरह इनकी पीठ सीधी खड़ी ही रहती है, जरा भी कमर सीधी करने उठती नहीं। सुबह 5 बजे जो सोफे पर विराजमान होती है, सीधा रात को 12 बजे सोफा छोड़ती है। प्राइवेसी का तो सत्यानाश करके रख दिया है इन्होंने। मैं कब क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, कमरे से कब निकल रही हूँ, छत पर कितनी बार जा रही हूँ, हर चीज़ पर इनकी नज़र रहती है। इसलिए आपसे बात भी नहीं कर पाती। जैसे ही मन की 2 बात करने जाती हूँ, मम्मी जी कान लगाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। तो तू कमरे का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद कर लेती? बाप रे, ये क्या कह दिया मम्मी आपने? कमरे का दरवाजा बंद करूंगी ना तो बाहर मेरी सास युद्ध का आगाज नहीं कर देगी। वेदांत जी फैमिली बिजनेस में है और मैं भी नहीं आई हूं, तो अभी कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकती। तू अपनी जेठानी से बात करके देख, वो ज़रूर कुछ बता पाएगी। और अपनी सास की इस डिक्टेटरशिप से छुटकारा पाने के लिए नीलिमा छुपकर अपनी जेठानी नेहा को फ़ोन लगाती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। हे भगवान, फंसा ही दिया ना मम्मी जी ने तुझे। मुझे लगा था कि शायद अब वो बदल गई होगी, पर अब भी वो वैसी की वैसी है। क्या बताऊं नीलिमा, मेरे साथ भी उनका यही रवैया था। दिन भर हॉल में बैठी रहती और ये देखती रहती कौन क्या कर रहा है। ये सब ना उनका एक तरीका है अपनी बहू को कंट्रोल में रखने का। मैं तो कहती हूँ तू भी सहना बंद कर दे और अपनी मर्जी की करने लग। इतनी भी नई नहीं रही तू अब। ठीक कहा भाभी आपने। क्या फ़ायदा इतने पैसों का जब अपनी मर्जी से इंसान एक कपड़ा ना ले सके, किसी से मिल ना सके। इससे तो अच्छा मैं किसी गरीब लड़की के घर ही चली जाती। अब अगर शादी पत्थर से हो गई है तो उसे तराश कर हीरा बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, वरना मेरी तरह शिफ्ट हो जा। अकेले रहना पड़ेगा ना तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे मम्मी जी के। पर वेदांत भी ना मम्मी जी का भक्त है, ऐसा नहीं होने वाला। अपनी जिठानी की बात सुनकर नीलिमा को भी हिम्मत आती है और वो सोच लेती है कि वो अब अपने हिसाब से ही जिएगी। कितने दिन हो गए शॉपिंग किए। मम्मी जी कहीं बाहर जाने में भी रोक टोक लगाती है। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। 2 दिन बाद सुबह से ही नीलिमा डिलीवरी के आने का इंतज़ार करती रहती है, पर डिलीवरी नहीं आती। जैसे ही वो किचन में जाती है, नीलिमा जी का घर यही है क्या? हे भगवान, तू अंदर कैसे आ गया? जा दरवाजे से बाहर जा। और मेरी बहू का नाम क्यों ले रहा है तू? आपकी बहू के नाम का पार्सल आया है, ज़रा उन्हें बुला दीजिए। अरे बहू, ये डिलीवरी वाला क्या बोल रहा है? क्या मंगाया है तूने? इतनी देर से मैं दरवाजे पर बैठी हुई थी, तब ये डिलीवरी वाला नहीं आया। जैसे ही मैं किचन में गई, आकर धमक पड़ा। अब क्या कहूँ मम्मी जी को। अब वो मम्मी जी, मैंने ना 1-2 कुर्ती मंगाई थी अपने लिए। ए लड़के, ये सामान वापस होता है ना? चल वापस ले जा। क्या ज़रूरत है बेकार में खर्च करने की बहू? अभी 2 दिन पहले तूने बाहर से खाना मंगाया था कि नहीं? सब कुछ तो तू अपने मन का कर रही है। फिर कहेगी मेरी सास मुझ पर कंट्रोल करती है। 6 महीने हुए नहीं शादी को, इतनी अच्छी खासी शॉपिंग की है तूने शादी में, अब क्या ज़रूरत पड़ गई कपड़े खरीदने की? इस सामान को वापस ले जाओ भैया, हमें नहीं चाहिए। ये क्या किया मम्मी जी, कितनी मुश्किल से 1000 रुपये में 3 कुर्तियाँ मंगवाई थी मैंने। पार्वती की रोक टोक यहीं नहीं रुकती। एक रोज़ नीलिमा की फ्रेंड्स उससे मिलने उसके घर आती है। क्या यार, शादी क्या हो गई? तूने तो हमारा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। हाँ यार, अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। दिन भर तू और तेरी सास घर पर अकेले रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि तेरा कोई जेठ है जो तेरे साथ रहता हो। फिर ये साड़ी पहन कर क्यों घूम रही है इतनी गर्मी में? अरे धीरे बोलना, यहीं हॉल में मेरी सास बैठी हुई है। नीलिमा किचन में जाती है और अपनी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता लाती है और सभी बचपन की यादें ताज़ा करने में लग जाती हैं। इतने बड़े घर में एक काम वाली तक नहीं है क्या? एक मेड तो रख लेती यार। काम वाली तो है बेटा, पर वो बस घर धोने का काम करती है, वो भी तब जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं। मेरे रहते तो मैं ज़्यादा लोगों को आने जाने देती नहीं, तो घर गंदा होता नहीं, इसीलिए मीरा को बार बार बुलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। पर आज शायद बुलाना पड़ जाए। करो करो, नाश्ता करो। हमें ताना देकर गई है तेरी सास। तेरी सास यही हमारे सर पर बैठी रहेगी क्या नीलिमा? एक जरा प्राइवेसी नहीं है यहाँ पर। सर पर खड़ी हुई है, उठकर जाती है फिर वापस आ जाती है। आपस में हम फ्रेंड्स बात भी नहीं कर पा रहे। चलना तेरे कमरे में चलते हैं। शीना और सिल्ली नीलिमा के साथ उसके कमरे में चली जाती हैं। एसी ऑन कर, मैं दरवाज़ा लगाती हूँ।
और जैसे ही सिल्ली उठकर कमरे का दरवाज़ा लगाने जाती है, पार्वती दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी कौन सी बात हो रही है तुम सहेलियों में भाई, जो मैं नहीं सुन सकती? हैं? घर में कोई मर्द थोड़ी ना है, हम सब औरतें ही तो है। करो बात, क्या दिक्कत है? जाओ बहू, एक बार और नाश्ता करवा दो अपनी सहेलियों को। हैं? अरे 2 बार थोड़ी ना किसी को खिलाते हैं, कम से कम 3 बार तो खिलाओ। वैसे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सिल्ली। अच्छा, अलग नाम है। जितनी देर तक नीलिमा की सहेलियां उसके घर में रहती है, उतनी देर पार्वती वहीं आसपास चक्कर लगाती रहती है। इतने दिन के बाद अपनी सहेलियों से मिलने के बावजूद नीलिमा उनसे अपने मन की बात नहीं कर पाती। तभी दरवाजे पर धोबी आता है। धोबी को देने वाले कपड़े लेकर जैसे ही नीलिमा दरवाजे पर पहुंचती है, वही मैं सोचूं, खर्च इतना ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है? अब तू 2 हफ्ते पहले ही साफ हुई साड़ी दोबारा धोकर धोबी को देगी तो फिर क्या कहूँ तुझसे बहू? गुस्से में नीलिमा कपड़ों को वहीं फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। अब बहुत हुआ, मम्मी जी के होश ठिकाने नहीं लगाए तो मेरा नाम भी नीलिमा नहीं। और अगले ही दिन मिस्त्री को बुलाकर नीलिमा हॉल में दीवार बनवाने का काम शुरू कर देती है। सवेरे सवेरे अचानक ही मशीन चलने की आवाज़ से पार्वती उठकर बाहर आती है। ये धूप मिट्टी पत्थर क्या कर रही है बहू सुबह सुबह? कौन है ये लोग? इन लोगों को मैंने बुलाया है मम्मी। पता नहीं, नीलिमा कह रही थी कि उसे एक कमरा बनवाना है और एक हॉल बनवाना है, तो मैं इन्हें उठाकर ले आया। आप बैठ जाइए मम्मी जी, सब आपके लिए तो हो रहा है। भैया ज़रा आराम से, धीरे धीरे ठोकिए, पापा जी की नींद खुल जाएगी। आप बताइए मम्मी जी, आपका कमरा कितना बड़ा करवाना है? मैं सोच रही हूँ कि पूरे के पूरे हॉल को ही आपका कमरा बनवा दे। हाँ, आपके कमरे को खुलवाकर हॉल और घर का दरवाज़ा पीछे की तरफ से कर दूंगी। ये सब क्या कह रही है तू? घर का दरवाज़ा क्यों बदलना है और तुझे कमरा क्यों बनवाना है हॉल में, और वो भी मेरे लिए? क्योंकि कमरा घर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें इंसान के पास अपनी प्राइवेसी होती है। हॉल तो आने जाने वाले लोगों के लिए होता है और घर वाले एक साथ बैठ सके इसके लिए होता है। पर अगर घर का कोई इंसान 24 घंटे हॉल में ही बैठा रहे और ये निगरानी रखे कि घर की बहू कब क्या कर रही है, फिर तो दिक्कत है ना मम्मी जी। इससे अच्छा तो आप हॉल में ही चारों तरफ घूमने वाला कैमरा लगवा दीजिए, फिर आराम से आप चारों तरफ घूमिए और मेरी फुटेज आपके पास कमरे में बैठे बैठे पहुंच जाएगी। और अगर आपको हॉल से इतना ही प्यार है तो मैंने जो सोचा ना वही कर देते हैं, हॉल को ही आपका कमरा बनवा देते हैं। कम से कम मैं जी तो पाऊंगी। बहुत सही कह रही है पार्वती, हद कर दिया है तुमने। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तो नेहा तुम्हें छोड़कर चली गई। नीलिमा बहुत ही अच्छे ढंग से घर को संभालती है। उसे पता है कि उसे अपनी किस सहेली की बात को सुनना है और किसकी बात को नज़रअंदाज करना है। तो अब तुम उसे जीने दो, और अगर तुम्हारी आदत नहीं छूट रही हॉल में बैठने की, तो बहू जो करवा रही है वो ठीक ही है। अपने पति की बात सुनकर पार्वती समझ जाती है कि उसने अगर अब और सख्ती बरती तो वो अपनी दूसरी बहू से भी हाथ धो बैठेगी। और अपना सटीक दिमाग लगाकर पार्वती कहती है, कमरा बनवा ही रही है बहू मेरा, तो फिर एक काम करना, इसी हॉल में अपना भी कमरा बनवा ले और हम दोनों के कमरे को ना खोल कर हॉल बना लेंगे। क्या? अरे मजाक कर रही थी।